आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। 2026 के लिए क्लास 10th के लिए मैथ के पूरे कंप्लीट बुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आए हुए हैं, इससे तुम्हारे हर चैप्टर तैयार हो जाएंगे। इस चैप्टर से आने वाले सभी चैप्टर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। हम करने वाले हैं पूरा सही फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ, ऐसे ही पेपर में लिखना है, वो सभी फॉर्मेट बताने वाला हूँ। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन का। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है कि टॉप 5 क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण के युग्म जो है संगत है, कौन सा असंगत है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये देखो, इसका पहला वाला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला वाले पार्ट का सॉल्यूशन, ये देखो पहला वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, पहले से ही सॉल्यूशन किया है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो पहले वाले प्रश्न का पहला भाग, ठीक है, दिया गया है समीकरण 3x + 2y। ये देखो 3x + 2y दिया गया है, 2x - 3y = 7 दिया है। ठीक, तो वही हमने भी लिखा है। तो समीकरण 1 से जो है कि 5 को इधर भेज दिया गया है, लेफ्ट में भेजे हैं। ठीक, 5 को इधर भेजे हैं तो माइनस में चला गया है, इधर 0 आ जाएगा। फिर समीकरण 2 से 7 को इधर लेफ्ट में भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो समीकरण ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो 0। अब इनकी जो तुलना है ना, जो व्यापक समीकरण हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इनसे तुलना करते हैं इन दोनों समीकरणों की। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें मिल जाता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। संगत असंगत कभी भी पूछे तो हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम इनकी तुलना करते हैं, a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ, c1 का c2 के साथ। ठीक है, अनुपात में अनुपात लेते हैं इनका। ठीक, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जब ये आ जाता है तो समीकरण की रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को ऐसे काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं। तो दिए गए समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं, और जब रेखाएं काटती हैं, जब ये दो बराबर नहीं होती हैं तब उनके अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही हल होता है। तो ऐसे लिखेंगे अंतिम उत्तर में, उपरोक्त समीकरण के संगत हल हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही लिखते हैं, यही लिख कर चले जाते हैं, संगत हल नहीं, उपरोक्त समीकरण के युग्म संगत हैं, उपरोक्त समीकरण के युग्म संगत हैं, यही गलती होती है। उपरोक्त समीकरण के युग्म संगत हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये लिखना है, ये ना लिख के चले जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहीं से तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, एक नंबर कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है इसी पहले वाले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है दूसरा, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक उसी तरह से करना है, इसमें भी इसको इधर भेज देंगे। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेप वाइज सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, ये देखो है स्टेप वाइज, सब कुछ लिखना है इसमें, हल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे हल लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, पहला स्टेप है कि दिया क्या है, तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। दिया है 2x - 3y = 8, इसको समीकरण 1 मानेंगे। 4x - 6y = 9, समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब इस 8 को इधर भेजेंगे, 9 को इधर भेजेंगे। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, 8 को इधर भेजा माइनस, 9 को इधर भेजा माइनस हो गया। ठीक, तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन, इस समीकरण 3 और 4 की तुलना, ये जो समीकरण बना है इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं। जैसे पीछे हमें a1 a2 पता करना है, इसमें से तुलना करके हम a1 a2 का निकाल लेते हैं। ठीक है, a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इनका तुलना करते हैं। जब तुलना हो जाती है तो देखते हैं कि कौन किसके बराबर है, कौन नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू थी, b1/b2, c1/c2, तो देखो 1/2 इसकी वैल्यू भी निकाल के हम बराबर दिखा सकते हैं कि कौन बराबर है कौन नहीं है। तो 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। ठीक, तो यहाँ पर देखो आ गया है कि a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। ये तुमने देखे होगे उस टेबल में कि जब ये होता है तो दिए गए समीकरण की रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं।
कोई एक बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो तो समांतर होती हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इनके कोई हल नहीं होते हैं। ये सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये स्टेप कहीं नहीं छोड़ना है, ठीक है। उपरोक्त समीकरणों के युग्म असंगत हैं, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, ठीक है, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, ऐसे ही तुमको भी लिख के आना है पेपर में, ठीक, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, ऐसे ही लिख के आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही लिखना, कहीं कोई गलती नहीं है, यही फॉर्मेट होगा, ये बोर्ड अप्रूव्ड फॉर्मेट है, ठीक है, बोर्ड अप्रूव्ड है, ठीक है, ऐसे ही करके आना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें से ये तीसरा क्वेश्चन खुद से करना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, ठीक है। इससे तुम्हें ये जो पेपर में क्वेश्चन ये पूछ देता है, ये ऑप्शन क्वेश्चन में भी पूछ देता है, 1 नंबर वाले में भी और 2 नंबर वाले में भी पूछ देता है, तो यहाँ से तुम्हारे 2 नंबर फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसका ग्राफ खींचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका ग्राफ खींचना है और यक्ष अक्ष से जो बनेगा त्रिभुज उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित भी करना है। तो इसका हल देखेंगे, इसका हल कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे करके चले आते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ऐसे करते करते समीकरणों को हल करेंगे और बाद में जाकर यहीं पर फंस जाते हैं कि ऐसे ही टेबल बनाना है। तो ये गलत है, सही तो यहाँ तक है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये बनाया जो है ये भी सही है। तो इसमें टेबल केवल एक के लिए नहीं, दोनों समीकरणों के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे ही करके स्टूडेंट चले जाते हैं, ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक, ये तुम्हें नहीं करना है, ऐसे ये गलत हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन कैसे होता है इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो ये होने वाला है कि देखो सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं के लिए क्या करेंगे कि 2 टेबल बनाएंगे अपने से। एक टेबल में क्या करेंगे, अपने से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, x का मान रखेंगे 0 तो y का मान कुछ और निकलेगा, इसी में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ और निकलेगा। एक अपने से कोई भी एक वैल्यू मान लिए x की तो y का मान कुछ और निकलेगा। यहाँ से 2 बिंदु मिल गए, 0,1, 1,2, ठीक। उसी तरह दूसरे वाले समीकरण के लिए, ये दूसरा वाला समीकरण है, 0,6, 0 ले लिए x के वैल्यू तो y की वैल्यू 6 आ गई, x के वैल्यू 2 ले लिए तो y के वैल्यू 3 आ गई। हम x की जगह 1 भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 जो मन में आए वो ले सकते हैं, हमें ग्राफ पर बनाने में आसान होगी, इसलिए छोटी वैल्यू मानना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये बिंदु मिल गए। अब इस बिंदु को ना इस दर्शाना होता है, ये जो बनता है x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे x अक्ष ये y अक्ष बनता है, इस पर दर्शाना होता है। तो कैसे दर्शाते हैं ये देखना, कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ से जो बिंदु मिली है ये 0,1, तो इस 0,1 को देखते हैं। तो 0 क्या है, दोनों पॉजिटिव है, एक ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, और एक कहाँ जाएगा, एक y अक्ष पर जाएगा, तो ये 1 हो गया पॉइंट, ठीक है, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 वाला है, 1 पॉइंट ये हो गया। 1,2 है तो 1 कहाँ जाएगा, x अक्ष पर 1 जाएगा, ठीक है। 2 y अक्ष पर है तो देखो ये ऐसे जाएगा, 2 ऊपर तक जाएगा, 2 ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर 2 मिला, ठीक है, 1,2। अब ये जो पॉइंट मिला इसी को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे सीधा मिला देते हैं इसको। तो देखो ऐसे इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं सीधा, स्केल से बनाओगे तो तुम्हारा एकदम सही बनेगा, ऐसे मिला देते हैं। जैसे ये लाइन हो जाती है, इस लाइन को लिख देते हैं हम, इसका समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे ही दर्शाना भी है, ठीक। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए एक 0 माने थे तो आया था 6, तो 0 कहाँ गया, ये 0 है, y अक्ष पर 6 जाएगा, तो देखो यहाँ पर 6 बना है, 6 लिखा है, तो यहाँ पर 6 लिख लिए। दूसरे समीकरण के लिए 2 है, 3 है, तो देखो x अक्ष पर 2 गया और 3 कहाँ आया, ये है, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है, 2, 3, ठीक है, ये आ गया पॉइंट, यहाँ पे समझ लो ये पॉइंट है, एकदम सही एग्जैक्ट है। तो ये जो ग्राफ बनाना वहाँ पर ये दूरी सब बीच बीच में सेम रखना, ये सब, ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफ सही बनेगा। अब ये जो दो पॉइंट मिला है इसको खींच लेते हैं, मिला देते हैं, एकदम 2 पॉइंट को एकदम एग्जैक्ट मैच कराना है,
ऐसे खींचते हैं, ऐसे ये लाइन बन गई हमारी, ठीक। तो ये लाइन बन गई, ठीक है। हमें इसमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं इस त्रिभुज के, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन बनी है ना, ये देखो ये 2,3 बनी हुई है, ठीक है। ये 2,3 बनी हुई है, ठीक। एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, तो ये जो एक लाइन अगर तुम्हारी सही बनती तो -1 पर ही काटती, ठीक है। ये वाली लाइन तुम्हारी -1 पर ही काटती, ठीक, -1 पर ही काटती, तो इसकी वैल्यू होती 0,-1 अगर सही से बनती। यहाँ पर देखो थोड़ा सा नज़दीक हो गया है इसके वजह से, ठीक। अच्छा यहाँ पर कितना बनता, ये यहाँ पर काटता तो ये 4 पॉइंट आता, ठीक है। निर्देशांक कैसे लिखा जाए, अगर अक्ष पर लिख रहे हो तो x अक्ष पर 0, देखो ये -1 है ना, तो -1 ये गलत हो गया, इसी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। सबसे पहले x अक्ष का बिंदु लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष का लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर x अक्ष का पॉइंट 4 है, ठीक है, y अक्ष का पॉइंट 0 है, ये निर्देशांक हो गया इसका त्रिभुज का। तो हम त्रिभुज में नाम दे देते हैं, एक त्रिभुज में नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे उत्तर लिखेंगे कि त्रिभुज के निर्देशांक। अब सबसे पहले इसको छायांकित करना है, तो छायांकित करने के लिए क्या करेंगे, स्केल से इसको ऐसे ऐसे शेड कर देंगे, ऐसे, ठीक है। स्केल नहीं है, कोई भी पेन लेके ही शेड कर दो ऐसे। यही अपना त्रिभुज का छायांकित क्षेत्र है, ठीक है। ये हो गया, नेमिंग कर दिया। उत्तर में ऐसे लिखेंगे हम, जैसे कि ग्राफ में रेखाओं द्वारा घिरा छायांकित क्षेत्र ABC, कौन सा, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। बस ये हमारा हो गया, जिसके निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे, जिसके निर्देशांक हैं, जिसके निर्देशांक, ठीक है, जिसके निर्देशांक हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और आगे लिखेंगे इसको। ए की कितनी है, 2,3 है, ठीक। बी का कितना है, देखो बी का -1,0। सबसे पहले x अक्ष वाली कोटि भुज लिखते हैं, फिर उसके बाद कोटि। सी का कितना है, सी का है 4,0, ठीक है। अब ये सही उत्तर हुआ। तो देखो इसमें क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इन रेखाओं के x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात त्रिभुज का क्षेत्र को छायांकित कीजिए। तो ये देखो हमने ग्राफ भी खींच दिए, ठीक है, ग्राफ भी खींच दिए। ग्राफ कैसे खींचना है, कोई भी अपने से 2 वैल्यू निकालनी है, लाइन को पॉइंट आउट करके लाइन को मिला देनी है, जहाँ कटेगी तो ये कटान बिंदु कैसे निकालते हैं, 2,3। ग्राफ सही बनाओगे तो तुम्हारा ग्राफ सही से मिलेगा, ठीक है, पॉइंट सही मिलेगा। तो ये ग्राफ बन गया। अब ये इसमें जो है कि यहाँ पर कटान बिंदु बना, x अक्ष से इसी से पॉइंट निकालनी थी हमें, ठीक है। तो ये x अक्ष है, इसी से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये त्रिभुज बन गया हमारा। अब इस त्रिभुज का नेमिंग कर दो ABC। अब क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट मिला था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जितने भी इसके कोने वाले पॉइंट हैं, ये इसके निर्देशांक है, तो वह भी हमने दर्शा दिए। बोला था कि छायांकित करो, तो हमने छायांकित कर दिया। तो ये इसका करेक्ट उत्तर है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया जाता तो तुम्हारे जो है कि ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि सही से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर, दूसरा हो गया, ठीक है। 3rd नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोला है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो बेहतरीन स्टेप है, स्टेप वाइज होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है,
तो कोड क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो स्टेप वाइज बेहतरीन सॉल्यूशन होने वाला है, सही फॉर्मेट क्या होने वाला, बोर्ड वाला फॉर्मेट जो भी है, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, पूरा स्टेप वाइज। देखो तो माना संपूरक कोड़ों में से छोटा कोड x है, ठीक है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। बड़ा कोड y है, ठीक, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो x और y को हाईलाइट करके लिखना, ब्लैक पेन से लिखना और बाकी को ब्लू पेन से। उसके बाद क्वेश्चन में प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता है क्वेश्चन में दिया क्या होता है, क्या कंडीशन है। तो देखो दिया कंडीशन क्या है इसकी कि छोटा कोड, सबसे पहले तो हमने मान लिया छोटा कोड और बड़ा कोड, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में दिया है कि जो बड़ा वाला कोड है, देखो जो बड़ा वाला कोड है छोटे कोड से 18 डिग्री अधिक, यानी कि बड़ा कोड बराबर, देखो बड़ा कोड बराबर छोटा कोड प्लस 18, ये ऐसे इक्वेशन लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है दिया है, ठीक है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ब्रैकेट में लिखना कि दिया है, वो भी काले कलम से, ठीक है। फिर यहाँ से बड़ा कोड को y माने थे, छोटे कोड को x माने थे, तो y बराबर x प्लस 18। तो यहाँ से x को लेफ्ट में भेज देंगे, ठीक है, x को लेफ्ट में भेज देंगे तो y, ये जो x प्लस में माइनस में था हो जाएगा, तो y माइनस x बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ से ये समीकरण 1 बन जाता है, ठीक, समीकरण 1 बन जाता है। उसके बाद देखो तुम्हें ये नियम पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ से ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ से समीकरण 1 बना था। अब इसको तुम जो है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना है कि विलोपन, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के 18 प्लस x करके दूसरे समीकरण में रख के x y की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर विलोपन विधि से निकालना है तो अगर दोनों में कोई वैल्यू सेम है, जैसे x और x सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों को विलुप्त कर दो, काट दो। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, ठीक है, किया है इन दोनों समीकरणों को ऐड करने पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस करने पर हुआ है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ मत करना, नंबर कट जाएंगे, यहीं पर टीचर नंबर काटता है। ये ऐसे ना करके आगे स्टेप है वो उसमें बताता हूँ। ये है y माइनस एक्स बराबर 18, वाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ना है तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में जोड़ते हैं और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये कट गया तो बचा 2y 198, 2y बराबर 198, y बराबर ये 2 गुणा में है तो चला जाएगा नीचे, ठीक है, चला जाएगा नीचे। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 99 डिग्री, ठीक है। अब जो है कि y का वैल्यू तो निकल गया, अब इस y को किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रख लिया है, समीकरण 2 था x प्लस 99 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर जो है कि निकल गया 180, ये 99 प्लस में था तो माइनस में आ गया, ठीक। तो x बराबर यहाँ से 81 डिग्री आया। तो अंत में ये स्टेप लिखना है यहाँ से कि बड़ा कोण, संपूरक कोणों में बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है कि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ख़ास करके ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक, ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, किसमें 2026 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और यही नहीं 2023 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना तुम्हारे यहाँ से। ये जो है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, अभी तो हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये स्टेप लिखोगे तो नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है, एग्जामिनर चेक करता है ध्यान से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर ये क्वेश्चन तो नहीं आया है पेपर में, लेकिन पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, ठीक है। तो एकदम सेम फॉर्मेट वही है। एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ले और 6 गेंदे दोनों को मिला के 3800 में खरीदता है। बाद में दूसरा बार वह 3 बल्ले और 5 गेंदे मिलाकर 1750 रुपये में खरीदता है। तो एक बल्ले का और एक गेंद का कीमत पता करना है, ठीक है। तो इसका बेहतरीन स्टेप वाइज सॉल्यूशन अभी देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है कि 6 नंबर में आता है,
6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का स्टेप वाइज क्या होगा, नंबर क्यों नहीं कटेंगे वो आगे देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो उसमें क्या करते हैं कि जो अभी जिसका कीमत पूछा है, जैसे बल्ले का कीमत पूछा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो बल्ले की कीमत पूछा है और गेंद की कीमत पूछा है। तो मान लेते हैं कि बल्ले की कीमत x रुपया है तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, गेंद की कीमत y रुपया है। तो प्रश्न में क्या दिया, ये प्रश्नानुसार लिखना है। 2 कंडीशन में भरना है तो फर्स्ट स्थिति भी लिखना। पहली स्थिति, तो पहली स्थिति में क्या थी, जो मतलब पहली बार में जितना कितना खरीदा, तो 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदे। तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया था कि 7 बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंद का मूल्य बराबर 3800 दिया था। तो एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 रुपया, मतलब 7x हो जाएगा, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया। अब इन दोनों मूल्यों को जोड़ दो 3800 के बराबर रखो। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, दूसरी स्थिति में क्या कहता है, दूसरी स्थिति में ये कहता है कि बाद में जब दूसरी बार गया तो 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदे 1750 रुपये में। तो देखो 3 बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया। ठीक, 3x रुपया, 5 एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 5 गेंद का मूल्य 5 रुपया। तो दोनों का मिला के हो गया 1750 रुपया। ठीक है, दोनों का मिला के हो गया 1750 रुपया। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं कि समीकरणों को हल करना, या तो तुम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, या फिर तुम विलोपन विधि लगा लो। ठीक है, तो क्या हुआ है कि विलोपन विधि में, विलोपन विधि कैसे लगाया जाता है, जैसे कि मान लो कि इसमें वैल्यू बराबर नहीं है कोई भी, तो वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसका किसको बराबर करना है, हमें किसको बराबर करना है, मान लो y को बराबर करना है। इसमें 6 दिया है 6y, इसमें 5y, तो इसका उल्टा इसके साथ 6 लगा हुआ है तो दूसरे वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें देखो इसको 5 बना दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो 5 6 के 30 हो जाएगा, इसमें 6 5 30 होगा, तो y की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ लिखा है, वही लिखा है यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर। तो ये लिखना स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। 5 से गुणा हुआ तो 35x प्लस 30y बराबर 19,000 है, इसको समीकरण 3 बना देंगे। 6 से गुणा हुआ तो 18x प्लस 30y बराबर 10,500 हुआ, ये समीकरण 4 हुआ। अलग अलग ये समीकरण 1 में 5 से गुणा हुआ था, ठीक है, समीकरण 2 में 6 से गुणा हुआ था। ठीक, अब समीकरण 3 में से जो भी नया समीकरण बना, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये लिखोगे। तो जब ऐसा लिखते हो तो क्या करना कि बाएं वाले पक्ष में से बाएं वाले पक्ष को घटाना, यानी कि इस इधर वाला साइड का इस साइड से घटाना और ये वाला साइड इसमें से घटाना, मतलब इन दोनों को घटाना और इन दोनों को घटाना। तो वही लिखा हूँ 35x प्लस 30y माइनस ब्रैकेट में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप्स हैं, इसी पर मार्किंग मिलते हैं। माइनस 18x प्लस 30y बराबर 19,000 माइनस 10,500। 35x प्लस 30y माइनस 18x माइनस 30y बराबर 8500 है। ये 8500 है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो ये प्लस था तो ब्रैकेट टूटा है तो ये माइनस हुआ, यहाँ पर ये प्लस था तो ये माइनस हुआ। जल्दबाजी में यही गलती हो जाती है, जल्दबाजी में यही गलती हो जाती है, ये गलती नहीं करनी है। इन सब को हल करने पर 17x आया, ये y कट गया क्योंकि 30y माइनस 30y था। ठीक है, ये 17x आया, 35 में से 18 गया तो 17, यहाँ पर 8500 आया। यक्स के साथ 17 गुणा में, ठीक, यक्स के साथ 17 गुणा में तो 17 नीचे चला आएगा, भाग गया, यक्स बराबर 500 आया। ठीक है, अब एक यक्स की वैल्यू को उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो, किसी भी एक समीकरण में, इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू रख दोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ये किसकी वैल्यू थी, अब x की जो वैल्यू निकली है ये किसकी, एक बल्ले की मूल्य थी। तो लास्ट में लिखेंगे, हम इसे लास्ट में लिखेंगे। तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा कि x की जो वैल्यू 500 मिली थी उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान था 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो x का मान यहाँ पर 500 रखिए, ये देखो ये मल्टीप्लाई में होता है, तो 7 गुणा 500 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 3500 प्लस 6y बराबर 3800 हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई हुआ। तो अब देखो ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर वाले को एक साइड करते हैं,
6y है, 6y को एक साइड रख लो, जब ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 6y बराबर 300, y बराबर 300 बटा में 6, तो यहाँ से y की वैल्यू 50 निकली। तो y जो है कि गेंद की कीमत और x जो है कि बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपया, एक गेंद की कीमत 50 रुपये, ऐसे लिखना है। ये स्टेप है, ये तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे के बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने वाला है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना ऐसे क्वेश्चन में कि जो भी दो लोगों का उम्र पूछे तो दोनों लोग की उम्र मान लेना है, एक्स वाई, ठीक। एक्स वाई मानने के बाद जैसे कंडीशन दिया है, एक 5 वर्ष पहले का है, एक 5 वर्ष पहले का, एक 5 वर्ष बाद का है, तो इसको 2 कंडीशन बना के लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान आयु पूछा है, इसमें वर्तमान आयु पूछा है तो हम भी वर्तमान आयु मानेंगे एक्स, पुत्र की वर्तमान आयु वाई। फर्स्ट कंडीशन है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी कि 5 वर्ष बाद तो उम्र भी बढ़ेगी, इसकी भी उम्र बढ़ेगी, पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी। तो अगर अभी आज यक्स है, जैकब की आयु अगर आज यक्स है और पुत्र की आयु वाई है, तो 5 साल बाद उनकी उम्र यक्स प्लस 5 हो जाएगी और वह पुत्र की आयु वाई प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यक्स प्लस 5, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु वाई प्लस 5, ये जरूरी है लिखना, यही स्टेप्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि वाई प्लस 5 ये बराबर होगा पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी यानी कि वाई प्लस 5 का 3 गुना। तो देखो क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस 5 यानी कि जैकब की आयु बराबर 3 गुना है पुत्र की आयु का, ये दिया हुआ है, ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ से ये सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, एक्स माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो एक्स माइनस 3y बराबर 10, ये एक समीकरण मिल गया, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन क्या है, ठीक है, दूसरा कंडीशन 5 वर्ष पहले, अब उम्र घट रही है, अगर आज एक्स साल है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 होगी जैकब की आयु, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, वाई माइनस 5 हो जाएगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, देखो द्वितीय स्थिति में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु एक्स माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु वाई माइनस 5, ये लिखना जरूरी है। आगे है, क्वेश्चन में दिया था कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, तो यहाँ पर जैकब की आयु लिखें, वो 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, तो पुत्र का आयु गुणा 7, ठीक। तो एक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5, ठीक है, माइनस 35, तो एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, ठीक है। तो एक्स माइनस 7y बराबर माइनस, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन विधि लगाओ, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक्स बराबर 3y प्लस 10, यहीं से क्या करते हैं, यहीं से x की वैल्यू निकालें, प्रतिस्थापन विधि, तो 10 प्लस 3y निकलेगा। अब इस 10 प्लस 3y को या 3y प्लस 10 या 3y प्लस 10 निकाल देंगे इसका, तो यहाँ पे x माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो गया, ठीक। यहाँ पर x 3y प्लस 10 लिखे हैं, यहाँ समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, समीकरण 1 से ये सब लिखना मार्क दिलाता है, यही नंबर दिलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो माइनस 4y बचेगा, 7 में से 3 गया 4, ये बड़े वाले पर सिंबल लगा है माइनस, तो इसलिए माइनस 4, ये माइनस 30 है, नंबर को इधर भेजो, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो गया। तो y बराबर, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर 10 आया, ठीक है, y बराबर 10 आया। तुम्हारा एक स्टेप यहाँ पर रहेगा, y बराबर माइनस 40 अपॉन माइनस 4, तब जाके तुम्हारा कंप्लीट होता है। तो y किसकी एज है, y है पुत्र की वर्तमान आयु,
इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो जो y बराबर 10 अभी आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 की वैल्यू x माइनस 3y है बराबर 10, x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30, ये माइनस था इधर जाके प्लस होगा, तो x बराबर 40। ठीक है, ये स्टेप्स में ध्यान देना, ये स्टेप्स में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो जैकब की आयु x माने थे तो x यहाँ पर हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, यही निकाले थे, यही लिखोगे। तुम ब्लैक पेन से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, ये सब हाईलाइटेड होंगे, अंत में उत्तर लिखना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये लिखना है कि दिया क्या है। ठीक है, दिया क्या है, क्या लिखना है, प्रश्न अनुसार लिखना है, अंत में उत्तर लिखना है, अंतिम उत्तर। ठीक है, अभी है आगे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये ज़रूर पूछता है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ये मॉडल पेपर में दिया है। ठीक है, मॉडल पेपर में है, ये जो है 6 नंबर में पूछता है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, मान लेते हैं वो x अपान y ये भिन्न, तो इसका अंश ये हुआ, हर ये हुआ। ठीक, तो x में अगर 2 जोड़ देते हैं, y में क्या 2 जोड़ देते हैं, तो ये 9/11 हो जाता है। ठीक, और अगर इसी में x/y है, इसके अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो ये 5/6 हो जाता है। यहीं से x y की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करना है। तो इसका देखो बेहतरीन स्टेप क्या होने वाला है, ये गलती मत करना, यहाँ से नंबर कट जाएंगे, ये सब लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, माना वह भिन्न x अपान y है, ये बहुत ही स्टेप है, बेहतरीन स्टेप है। ठीक, तो भिन्न का अंश इसमें x होगा, हर y होगा। प्रश्न में क्या दिया था कि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर नई भिन्न, तो कुछ जोड़ोगे इसमें तो नया फ्रैक्शन भी बनेगा, नया भिन्न बनेगा। तो देखो x में 2 जोड़ दिया, अपन y में 2 जोड़ दिया, तो ये बन गया था नया भिन्न 9/11। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं कि आपस में गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तिर्यक गुणा करने पर तुम ऐसे रेड पेन से नहीं दिखाना, तुमको ब्लैक और ब्लू ही यूज करना है। तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 11x + 22, 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, ये बहुत ही ज़रूरी है, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11x + 22 बराबर 9y + 18, तो 11x। ठीक, 11x - 9y बराबर 18 - 22, तो 11 - 9y बराबर -4, यहाँ समीकरण 1 बना। ठीक, ये बहुत ही ज़रूरी था बताना। तथा अब दूसरा कंडीशन है, यहाँ पर लिख सकते हो, ये फर्स्ट कंडीशन, इसको फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो, इसको सेकंड कंडीशन लिख सकते हो, तथा भी लिख के सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद दूसरे कंडीशन में कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो अंश में क्या है, अंश में 3, अंश और हर में 3 जोड़ने पर, ठीक है, नई भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न तो x अपान y थी, ठीक है, भिन्न x अपान y थी, x में 3 जोड़ दो, y में 3 जोड़ दो, तो नई भिन्न 5/6 हो जाएगी। ठीक, नई भिन्न 5/6 हो जाएगी। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, तिर्यक मल्टीप्लाई करने पर, या ऐसे लगा दो, ऐसे। ठीक, हो गया 6x + 18, यानी कि 6 के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो 6x + 18 होगा, 5 का इसके साथ तो 5y + 15। ये ज़रूर स्टेप याद रख लेना, इस स्टेप में अगर गलती करोगे तो नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। एक प्लस माइनस पूरे नंबर ख़राब कर देता है, पूरा सवाल गलत कर देगा। 6x - 5 बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण को तुम किसी भी तरह हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, तो उस अपने अकॉर्डिंग हल कर सकते हो। तो अगला स्टेप क्या है, आगे देखते हैं।
स्टेप में कहीं भी कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा फॉर्मेट वाइज स्टेप है। देखो दिया है, ये सब लिखना ज़रूरी है, ठीक है। दिया है प्रश्नानुसार तथा ये सब लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इसी पर नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर को लगता है एग्जामिनर को जो चाहिए वो इसी से यही देता है, ठीक है। तुमने जो लिखे हैं वो सही है, इसी तरह लिखना है। तो क्या है कि समीकरण को हल करना है। समीकरण मिल गए हैं हमें, दो समीकरण मिल गए हैं, 6x - 5y 11x - 9y। तो क्या करते हैं कि इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 9 45 - 45 हो जाएगा। इसमें 9 से गुणा करते हैं, 9 5 45 - 45y हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 से, इसमें 9 से। अगला स्टेप है, देखो लिखने से बना समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, तो ये बना है 55x - 45y बराबर -20। इसको समीकरण 3 बनाया। 54x इसमें 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, 54x - 45y बराबर -27 से समीकरण 4 बनाया, ठीक है। तो देखो दो अगर सेम हो जाते हैं, दोनों समीकरण में दो सेम हो जाते हैं, या तो जोड़ दो या घटा दो। सेम साइन है तो घटा दो। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो जब यहाँ पर माइनस किए हैं, ठीक है, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाएंगे। तो ये देखो 55x - 45, ये ब्रैकेट जरूर लगाना, ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी जो है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस बदल जाते हैं। तो देखो -54x - 45y बराबर -20। ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर गलती ना हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। तो ये 55x - 45y, ये माइनस अंदर जाएगा तो -54x, इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +45 हो जाएगा, इक्वल टू -20 + 27। तो यहाँ से x इक्वल टू, देखो यहाँ से ये 45 खत्म हो गया, माइनस और प्लस थे। 55x में से 54x गया तो x बचेगा, 27 में से 20 गया तो 7 बचेगा, ठीक। 27 में से 20 गया तो 7 बचेगा। तो ये सब जो वैल्यूज हैं इनको ऐसे घेर के रखना, बक्से में घेर के रखना है, ठीक। x की वैल्यू 7 हो गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो, तो 11x - 9y बराबर -4 था। तो x की वैल्यू 7 है तो 7 रख दो, 11 गुणा 7 -9y बराबर -4, तो 77 हो जाएगा। 11 7 77 -9y बराबर -4, 9y बराबर 77 + 4, तो 9y बराबर 81, y बराबर 81/9, y बराबर 9। इसको भी ऐसे बक्से में बांध के रखना है, ठीक है। तो अब जो हमारा उत्तर आता है, लास्ट में उत्तर आता है अंश कितना आया 7 व हर, तो हमें तो भिन्न ज्ञात करनी है, अंश और हर से नहीं मतलब है उत्तर निकालना, उत्तर हमारी भिन्न होनी चाहिए। तो देखो दिया है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे भिन्न, अभिष्ट भिन्न, ठीक। हम यहाँ लिखेंगे अभिष्ट भिन्न बराबर 7/9, ठीक। ऐसे लिखेंगे उत्तर। तो यहाँ पर ये तुमको पूरे मार्क्स मिलाएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, ठीक, जरूर आएगा क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन जो है नाव वाला, नाव और धारा की चाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा भी क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में है, मॉडल पेपर 2026 में, ठीक है। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न दूसरे सेट में है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है और एक उसके बाद एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है 7वां, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। ये आय का अनुपात और खर्चों का अनुपात, ये वाला क्वेश्चन तो अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी इसको लगा लेना एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगा लेना, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में चलती है, पानी के बहाव के उल्टी दिशा में चलती है 30 किलोमीटर, और धारा की दिशा में यानी कि जिधर पानी बहता है उधर 44 किलोमीटर चलता है। दोनों मिला के 10 घंटे टाइम लेती है। 13 घंटे, दूसरा कंडीशन है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि उल्टा 40 किलोमीटर, और जिधर पानी बहता है उधर 55 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 13 घंटे लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल पता करना है।
तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखना थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन पूरे मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर का ध्यान होता है पूरा इस पर। तो इसका सॉल्यूशन होने वाला है कि माना नाव की चाल x व धारा की चाल y है। तो प्रश्न में दिया था कि तो हमें लिखना पड़ेगा कि तो विपरीत चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी नाव की चाल। पानी के विपरीत में नाव की चाल घट जाती है, पानी की दिशा में नाव की चाल बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। तो x प्लस वाई हो गया अनुकूल चाल और विपरीत चाल x माइनस वाई हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन में ये दिया है, फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है क्या, ये फर्स्ट कंडीशन में है कि धारा के विपरीत प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में तय किया गया। तो दोनों को मिला के 10 घंटे दिया है, तो हमें समय निकालना है। दोनों में समय कितना लगा, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में समय, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में समय, और दोनों समय को जोड़ के 10 घंटे के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे कि धारा के विपरीत देखो, धारा के विपरीत कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। तो लिखेंगे धारा के विपरीत 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना। तो इसका एग्जैक्ट समय तो पता नहीं है, हमें चाल पता है इसका विपरीत वाले का, तो x माइनस वाई, और दूरी पता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटे में चाल। तो यहाँ से दूरी कितनी है, x माइनस, दूरी कितनी है 30 अपन x माइनस वाई। तो ये मात्रा ध्यान देना, 30 किलोमीटर है आवर है, तो ये इसमें आ गया 30 अपन x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये लिखेंगे। ठीक, दूसरे स्टेप में धारा के अनुकूल, अनुकूल में कितना है, अनुकूल में है 44 किलोमीटर। ठीक, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग जाने वाला है, सॉल्यूशन देखना कैसे होगा। लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 44, अनुकूल में चाल कितनी है x प्लस वाई। ठीक, लिखेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर किलो हावर आवर आवर। यहाँ पर भी ये ध्यान से, यही गलतियाँ होती हैं पेपर में, ऐसे एक लाइन में केवल काटना, आवर घंटे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल समय ब्लैक पेन से लगा क्या, कुल समय फर्स्ट कंडीशन में कुल समय कितना था यहाँ पे, ये कुल समय है 10 घंटे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 घंटा। ठीक, अब कुल समय है तो जो विपरीत वाला है जो अनुकूल वाला है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई बराबर 10 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से ये समीकरण 1 बन जाता है। ठीक, अब सेकेंड स्थिति क्या है, सेकेंड स्थिति ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सेकेंड स्थिति, सेकेंड स्थिति ये होने वाली है कि धारा के विपरीत, देखो इसमें क्या दिया है, देखो टोटल टाइम दिया था, इसलिए दोनों का टाइम निकाल के हमें दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम के बराबर रखना पड़ेगा, कुल समय के बराबर रखना पड़ेगा। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर के विपरीत, धारा के विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के विपरीत। एक और तरीका है, धारा के विपरीत कितना, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तय करने में लगा समय प्लस धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना लिखा हुआ है, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर
धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर तय करने में लगा समय। यहाँ पर तुम्हारे पेपर में काफ़ी जगह होगा, ठीक है, इसमें जगह मिलेगा पर्याप्त। समय इसमें लगा था कितने, देखो इसमें लगा था 13 घंटे, ठीक, तो हम भी लिखेंगे 13 घंटा, ठीक। तो धारा के विपरीत 40 किलोमीटर है, यहाँ से देखो दूरी है, ठीक, दूरी और विपरीत का चाल x माइनस वाई, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पर 40 बटा x माइनस वाई, ठीक, दूरी बटे चाल, ये प्लस प्लस। धारा के अनुकूल की चाल कितनी है, धारा के अनुकूल की चाल x प्लस वाई, ठीक, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पर दूरी कितनी है 55, चाल कितनी है x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई बराबर 13, ठीक। अब मेन जो है यहीं से शुरू होता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है, मेन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको, ठीक, मान लेते हैं हम कि 1/x माइनस वाई, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1/x माइनस वाई बराबर कैपिटल एक्स या ए, तुम जो भी मान सकते हो, ये मान लिया, ठीक, वह 1/x प्लस वाई बराबर बी मान लिया। ये मानना पड़ेगा, इसके बिना सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बहुत लॉन्ग जाएगा, इससे मानने से आसानी हो जाएगी। तब नया समीकरण, तब नया समीकरण क्या होगा, नया समीकरण। अब इसमें इस वाले समीकरण में 1/x माइनस वाई की जगह ए रख दो, तो 30a हो जाएगा, ये हो गया 30a माइनस, इसमें रख दो 1/x प्लस वाई की जगह, 1/x प्लस वाई की जगह b रख दो, यानी कि 44 गुणा 1/x प्लस वाई ये निकलेगा, तो 44 गुणा 1 प्लस एक्स वाई निकलेगा, 1/x प्लस वाई निकलेगा, उसकी जगह b लिखो, ये 44 b हो गया, ठीक है। ये कैसे हुआ है, तो जैसे कि ये मान लो कि 44/x प्लस वाई है, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 44 गुणा 1/x प्लस वाई, हमने इस पूरे को b माना था, तो इसलिए 44 गुणा b होगा, तो ये 44 b होगा, ऐसे ही दोनों कंडीशन में है, ठीक। 30a माइनस 44 b बराबर 10, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 40/x माइनस वाई, ये तो इसको 40 से लिख सकते हैं, 1/x माइनस वाई की जगह ये हो गया, प्लस प्लस है तो प्लस, इस वाले में भी प्लस है, ये ध्यान रहे, इसी यही माइनस प्लस की गलती हो जाती है, देखो यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 40 है प्लस 53/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई की जगह पर b लिख देंगे, तो 53b बराबर 10, ठीक। ये हमारा नया समीकरण बना है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, 30a प्लस 44b, 40a प्लस 53b, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये 30 है, ये 40 है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 120a हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 को 12, 120a हो जाएगा, ये तो सबका मल्टीप्लाई होगा, इसमें 4 से करेंगे तो इसमें होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं आगे। तो जो हमारा नया समीकरण था, नया समीकरण उसी को लिख लेते हैं पहले। तो हमारा जो इक्वेशन था, हमारा जो इक्वेशन बना था 30a प्लस 44b बराबर 10, तो हमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें इस वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं समझाने के लिए, और इस वाले समीकरण में नहीं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो 4 3 120 बनेगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप में लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 में 4 से व 4 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या बनेगा,
4 से इसमें गुणा होगा तो 120A प्लस 4 से इसमें गुणा होगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17B बराबर 4 से इसमें गुणा होगा तो 40 होगा। ठीक, और इसमें गुणा होगा 3 से तो 120A प्लस 3 3 9, 3 5 15, 159B इज इक्वल टू 30। ये हमारा समीकरण बना था 5, ये बना था हमारा 6। ये लिखना जरूरी है, इतने समीकरण बनेंगे, इसके बिना होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर। ठीक, ये स्टेप में लिखना है, बहुत ही यहीं पर गलतियाँ होती हैं, इसलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं इतना करने तक। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। ठीक, तो इसका बाएं साइड से बाएं साइड घटाएंगे, 120A प्लस 176B माइनस 120A प्लस 159B। देखना ये घटाते टाइम इसमें भी माइनस न लगा दे तो गलत हो जाएगा। 40 माइनस 30, तो इसको बाहर निकालेंगे, 120A प्लस 176B माइनस 120A, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस 159B बराबर 40 में से 30 गया तो 10 आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो 120A से 120A गया। ठीक, 176B में से 159 जाएगा तो कितना बचेगा, 176, 176 में से 159 गया तो 16 में से 9 गया 7, 6 में से 5 गया 17, 17B बचा, 17B बराबर 10 आया। ठीक, अब इस B की वैल्यू उठा के, इस B की वैल्यू उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, 4 में ही रख दो। B की वैल्यू निकालने पहले तो ये 10/17 हो गया। ठीक, अब लिखेंगे B का मान किसमें, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 की वैल्यू है 40 है, 40 है प्लस 53B बराबर 10। ठीक, इसमें B की वैल्यू रख दो 10, तो ये 40 से हो जाएगा प्लस 53 गुणा 10/17 इक्वल टू 10। अभी बहुत लॉन्ग जाएगा, अभी इतना पेज, एक और पेज है। तो 40 से प्लस 530/17 बराबर 10। ये किसी से कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं 40 से बराबर 10 है, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस 530/17। ठीक, तो 40A बराबर 170 माइनस 530, इसका एलसीएम ये 1 होगा तो एलसीएम 17 होगा, 17 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें बटे 17। ठीक, इतना तो आता ही होगा। तो ये 40A बराबर हो जाएगा हमारा, 40A बराबर 530 में से 530 बड़ा है तो माइनस लगेगा, 530 में से 170 गया तो यहाँ पर ये 0 आया। ठीक, 13 में से 7 या 6 आया, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 360 आया, माइनस 360/17। ठीक, तो ये जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। तो ए बराबर यहाँ से क्या आ गया, माइनस 360/17, 40 लगा हुआ है के साथ गुणा में, तो ये चला आएगा नीचे, तो गुणा 40, तो ये कटेगा 1 0 से 1 0, 4 9 के 36, तो कितना आया, ए बराबर -9/17। ठीक है, -9/17। यहाँ से ए की वैल्यू यहीं पर हमें सॉल्व करना चाहिए था। ये बी जो है, बी को क्या माने हम, यहाँ पर बी को क्या माने, ठीक, बी को क्या माने हम, बी बराबर पीछे माने थे हमने क्या, बी बराबर हमने पीछे 1/x + y माना है, 1/x + y, ए बराबर 1/x - y। तो इसको ले जाके वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, उसको ले जाके यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो ए बराबर 1/x - y था,
तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर -9/17। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये 17 हो जाएगा, ये -9x माइनस वाई, ठीक। 17 बराबर -9x, ये +9y हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 9y माइनस 9x बराबर 17। अब ये समीकरण यहाँ से बना कौन सा, 7वां समीकरण, समीकरण नंबर 7। सोचो ये समीकरण बना है। एक और समीकरण बनेगा, ये बी वाला 10/17 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 10/17 है तो देखो 10/17 बी को क्या माने थे हम, बी को माने थे हम 1/x प्लस वाई, ठीक है, 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई माने थे। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो आगे करते हैं। यही ए बराबर 1/x माइनस वाई, बी बराबर 1/x प्लस वाई। ए की वैल्यू कितनी आई अभी, ये देखते हैं। ए की वैल्यू आई थी यहाँ पे -9/17, तो -9/17 लिखा बराबर 1/x माइनस वाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -9x प्लस 9y बराबर 17, ये बना था हमारा समीकरण। बी की वैल्यू क्या लिखी थी, बी की वैल्यू जो आई थी हमारी 10/17, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बी की जगह 10/17 बराबर 1/x प्लस वाई। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 10x प्लस 10y बराबर 17, ठीक। ये समीकरण बनता है, ये समीकरण 7 बनेगा, ठीक। ये समीकरण 8 बनेगा। अब यहाँ से जो है कि समीकरण बना है, अब यहाँ से सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको हल करना है 9x 9y, ठीक है, 9x 9y, ये 10x 10y था, तो क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 10 से और 9 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक। तो यहाँ से देखो समीकरण 7 में अच्छा प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाते हैं। समीकरण 7 में क्या, समीकरण 7 में 10 से गुणा, ठीक, वह 8 में 9 से गुणा करने पर, विलोपन विधि ही लगा गुणा करने पर, ठीक। कितना 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -90x प्लस 90y बराबर 170, ठीक। ये कितने कौन सा बना, नया समीकरण कौन सा, 9 बना, ठीक। और शॉर्ट में हो तो कर लेना, लेकिन ये पूरा स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी इसमें। और इसका हो जाएगा इसमें कितने का, 9 से, तो 90x प्लस 90y बराबर 17, 9 7 63, 9 7 153, ठीक है। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 10। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर 90x माइनस में 90x, तो लिख दो समीकरण 9 व 10 को जोड़ने पर, समीकरण 9 व 10 को जोड़ने पर क्या बनेगा, समीकरण 9 व 10 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो -90x प्लस 90y। जब जोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 90x प्लस 90y बराबर 170 प्लस 153। बस लास्ट है देखो 90x प्लस माइनस ख़त्म, 90y प्लस 180y। इसको जोड़ेंगे तो कितना है, 3 7 5 12, 1 1 2 323, तो y बराबर 323 अपॉन 180, ठीक है, 180। ये कुछ गलत लग रहा है क्या, एक बार इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देखा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आ सकता है पेपर में, पूरे के पूरे 6 नंबर के। तो एक बार फिर से, ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या को उलटने वाला, ठीक है, संख्या को उलटने वाला, ठीक। तो ये 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों को बदलने पर बनी संख्या, मूल संख्या 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखो क्या होता है, पूरा स्टेप गलत हो जाता है यहाँ पे। तो देखो, मूल संख्या की दहाई का अंक x, इकाई का अंक y मान लेते हैं हम। तो जो दहाई के अंक पर 10x + y हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ये 56 है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 5 × 10 + 6, तो वही है 50 + 6 लिख सकते हैं, वही यहाँ पर भी है। अगर ये दहाई का अंक 10x + इकाई का अंक y हो गया, प्रश्नानुसार क्या दिया है, अंकों का योग 9 है, ठीक, अंकों का योग 9 है, तो x + y = 9 लिखा, ठीक, x + y = 9 लिखा हमने, ठीक है। अब अंकों का स्थान बदलने पर, ठीक है, अंकों का स्थान बदलने पर दहाई का अंक y व इकाई का अंक x है, ठीक। तो जब अंकों x की जगह y हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह y है और y की जगह x हो जाएगा, तो नई संख्या 10y + x हो जाएगी। तो नई संख्या 10y + x जो है, क्वेश्चन में दिया है कि 27 अधिक है, तो 10x + y + 27 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये समीकरण बना है 10y + x, ये 10 जाएगा इधर माइनस, ये y इधर आएगा तो माइनस, बराबर 27। तो 10y में से y गया तो 9y, x में से -10 गया तो -9x = 27। अब देखो जल्दबाजी में यहीं पर गलती हो जाती है। तो y - x = 9 से, देखो दोनों पक्ष में 9 से बाकी है, 9 कॉमन लिए, 9 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो यही गलतियाँ हो जाती हैं, यही मिस्टेक मत करना, वरना तुम्हारे पूरे सवाल गलत हो जाएंगे। ऊपर के स्टेप तो सही है, लेकिन नीचे आते आते सब गलत हो गया। तो y - x = 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखना है 3, ठीक। प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ है, y - x का समीकरण लिखें। समीकरण 1 से x का मान निकालें, 9 - y, प्रतिस्थापन विधि आसान है, ठीक। तो यहाँ पर 9 - y रख दिया x की जगह पर, ये 27। तो x माइनस इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई + y = 27। तो यहाँ पर 27 9 की 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक, यहाँ पर भी 3 होगा, ये गलत है, ठीक। तो 2y = 36, 36 नहीं, यहाँ पर 3, तो 9 3 12 होगा, यहाँ पर 3 + 9 बनेगा, 9 3 12। तब यहाँ से y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, y = 6, ठीक। तो y = 6 है। अब इस y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में, इस समीकरण 1 में ही रख दो। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 में y = 6 रखने पर, ठीक। समीकरण 1 हमारा था, समीकरण 1 क्या, ये x + y = 9, x + y = 9, तो ये x + 6 हो जाएगा y की जगह, ये 9 हो गया, x = 9 - 6, ये 6 प्लस में इधर गया माइनस, x = 3 निकला, ठीक, x = 3 निकला। तो ये हमारा बॉक्स में आ गया, ठीक है, x = 3। तो x को हमने इकाई का अंक माना था, इकाई का अंक बराबर x = 3, दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक y माना था, y की वैल्यू 6, इसलिए ओरिजिनल नंबर जो मूल संख्या है, मूल संख्या बराबर दहाई का अंक 10 × 6 प्लस इकाई का अंक बराबर 63। अच्छा, ये पूछेगा कि नई संख्या क्या होगी। अगर नई संख्या पूछ दिया तो नई संख्या उल्टा कर दो, इसको 3 × 10 हो जाएगी, 3 × 10, क्योंकि संख्या को उल्टा गया था, ये अंकों को उल्टा गया था, तो 3 × 10 + 6 होगा, तो 30 6 36 हो जाएगा, इसी को उलट दो, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में तो ये पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में तो ये पूछा है, ठीक है, मूल संख्या, ठीक। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं तो यही सही है, इतना बड़ा भिन्न आ रहा है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बाकी क्वेश्चंस को मैं लगा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है। स्टेप में परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, यही फॉर्मेट है, ठीक है। पूरा फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका लीनियर इक्वेशन का था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। 5 इसमें से छाप लेते हैं, 5 इसमें, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक। ये भी 1-2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन, और ये नाव वाला क्वेश्चन, ये जरूर आएगा, ठीक। और ये उलटने वाला, नंबर उलटने वाला, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये 5 क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई पेपर में नहीं आएगा। ये तो हमारा 8 नंबर का ये पूरा कंप्लीट है, 8 नंबर का ये पूरा कंप्लीट है। 8 से 10 नंबर तुमको नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो ये रहा पूरा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बाकी अगर तुम्हें जो भी चैप्टर के चाहिए तो कमेंट करो, वो चैप्टर में लेंगे। बाकी कल जो है